हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 10th के साइंस पे, जो कि आपके प्रीवियस ईयर के अंदर क्वेश्चन पूछे गए हैं। उन क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाएगा। इसके पहले मैंने ऑलरेडी बहुत सारे वीडियो बना दिए मैथ और साइंस पे। उन वीडियो की प्लेलिस्ट की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को प्रेस करें, क्योंकि यहाँ पे आपको ऐसे ही रेगुलर वीडियो मिलते रहेंगे। तो बिना देर किए करते हैं आज का वीडियो स्टार्ट। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सबसे पहला क्वेश्चन पूछा जा चुका है, जो कि यहाँ पे आपका 2013 के अंदर, 2014 के अंदर, 16 के अंदर, 18 के अंदर, 24 के अंदर, अर्थात बहुत बारे रिपीटेड क्वेश्चन आ चुका है। जिस क्वेश्चन में कहा गया है कि मिश्र धातु किसे कहते हैं, कॉपर की दो प्रमुख मिश्र धातुओं के नाम लिखना है, संगठन व उपयोग लिखना है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको यहाँ पे डिटेल से समझते हैं कि मिश्र धातु क्या होती है। तो मिश्र धातु की अगर बात किया जाए तो जब दो या दो से अधिक धातुओं को एक निश्चित अनुपात में मिलाकर पिघलाया जाता है तो ये धातुएं परस्पर मिल जाती हैं और एक समांग मिश्रण बनाती हैं। ऐसे मिश्रण को मिश्र धातु कहा जाता है। अर्थात जब दो या दो से अधिक धातुओं को आपस में मिला के पिघलाया जाता है तो वहां पे एक समांगी मिश्रण बन जाता है, जिसे हम मिश्र धातु कहते हैं। इन मिश्र धातुओं के भौतिक गुण मूल धातुओं के भौतिक गुण से बिल्कुल भिन्न होते हैं। अर्थात जो यहाँ पे आपकी नई या जो भी नया मिश्र धातु यहाँ पे बनता है, जिन तत्वों से मिलता है उनसे बिल्कुल भी इनके गुण अलग होते हैं। जैसे कि यहाँ पे अगर हम बात करें तो मिश्र धातु जैसे कि पीतल की अगर हम बात करें, यहाँ पे पीतल है, आपको याद रखना है। तो मिश्र धातु अगर पीतल की बात किया जाए, जिसमें दो भाग होता है तांबा का और एक भाग होता है जस्ता का। लेकिन जहां पे बात करें तो तांबा के जो गुण होते हैं, जो आपके जस्ता अर्थात जिंक के भाग होते हैं, वो बिल्कुल अलग होते हैं आपके पीतल से। तो यहाँ पे आप समझ सकते हैं जिन चीजों से मिलकर बनी होती है उनके गुण उसके अंदर नहीं पाए जाते हैं। ऐसे ही और भी बहुत सारे रासायनिक यौगिक भी होते हैं, जैसे कि आपने देखा होगा आपका NaCl। Na जो होता है, अगर बात करें सोडियम, तो बहुत ही ज्यादा रिएक्टिव होता है पानी के साथ। अगर आप सोडियम को पानी में डालेंगे तो बहुत ही विस्फोट के साथ में रिएक्शन करता है, जबकि NaCl अगर अर्थात नमक को आप डालेंगे तो कोई भी रिएक्शन नहीं होती है। अर्थात यहाँ पे जो मूल यौगिक होता है वो अलग होता है और जिन तत्वों से मिलकर बना होता है वो भी अलग होता है। तो इसलिए आपको ये चीज समझना चाहिए। उसी प्रकार से मिश्र धातुओं में भी होता है, जो भी यहाँ पे जिन धातुओं से मिलकर बना है उनके गुण अलग होंगे, जो यहाँ पे नया आपका यौगिक अर्थात मिश्र धातु बनेगा उसके भी गुण अलग होंगे। अब यहाँ पे थोड़ा सा और बात करते हैं। तो मिश्र धातु बनाते समय यदि विभिन्न धातुओं को धीरे धीरे गर्म किया जाए और फिर उन्हें धीरे धीरे ठंडा होने दिया जाए तो नरम मिश्र धातु प्राप्त होती है। क्योंकि मिश्र धातु अलग अलग टाइप की बनाने के गुण यही होते हैं कि किस प्रकार से उनको गर्म किया जाता है, कैसे उनको ठंडा किया जाता है। इस प्रकार पे अगर आपको नरम मिश्र धातु बनाना है तो उनको आपको पहले धीरे धीरे गर्म करना पड़ेगा, फिर उन्हें धीरे धीरे ठंडा करेंगे तो यहाँ पे नरम मिश्र धातु प्राप्त होगी। यदि वहीं पे धातुओं को शीघ्रता के साथ गर्म कर दिया जाए फिर शीघ्रता से ठंडा किया जाए तो यहाँ पे आपकी कठोर और भंगुर मिश्र धातु प्राप्त होती है। इसी प्रकार से धातुओं को से मिश्र धातु बनाने में उनकी कठोरता, वायु, जल आदि से क्रिया करने का गुण, चमक, रंग, मूल्य आदि बदल जाते हैं। अर्थात मिश्र धातु बनाते समय अलग अलग जिस प्रकार की प्रोसेस की जाती है उसी प्रकार के अलग अलग प्रकार की मिश्र धातु प्राप्त होती हैं। अगर यहाँ पे हम बात करें कॉपर की दो प्रमुख मिश्र धातुएं क्या होती हैं, उनकी संरचना क्या होती है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मिश्र धातु जैसे कि एलॉय, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं। संगठन क्या होता है उस पर हम बात करेंगे। उपयोग, तो जो पीतल होता है ये भी एक बहुत ही अच्छा है, जिसके अंदर कॉपर जो होता है आपका 70% पाया जाता है। यहाँ पे आपका इसके अंदर कॉपर 70% होगा और जिंक यहाँ पे आपका 30% होगा। ये जो है यूज में लाया जाता है, जैसे कि तार बनाने में, मशीन के पुर्जे बनाने में, बर्तन बनाने में आदि। वहीं पे अगर हम बात करें जर्मन सिल्वर में क्या होता है, कॉपर आपका 50% होता है, जिंक आपका यहाँ पे 25% होता है और जो निकेल होता है वो आपका यहाँ पे 15%। अर्थात यहाँ पे जिंक 35% होता है और निकेल आपका यहाँ पे 15% होता है, जिससे हम बर्तन बनाते हैं, मूर्तियां बनाते हैं आदि चीजों में प्रयोग किया जाता है। तो देख सकते हैं ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था और इसमें बहुत सारे रिपीटेड क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के अंदर। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं, जिस क्वेश्चन में कहा गया कि जब जिंक धातु के सल्फाइड आयस के धातु निष्कर्षण का रासायनिक समीकरण देते हुए वर्णन कीजिए। जो कि क्वेश्चन आपका 2019 के अंदर पूछा जा चुका है। या फिर दूसरे टाइप से पूछा गया कि जिंक सल्फाइड से जिंक धातु प्राप्त करने का रासायनिक समीकरण लिखना होगा। तो यहाँ पे आप अर्थात अगर जिंक सल्फाइड आपके पास कोई अयस्क है तो कैसे उससे आप जिंक को प्राप्त करेंगे, उसके लिए यहाँ पे आपको एक रासायनिक समीकरण लिखना होगा। तो सबसे पहले क्या करते हैं, सांद्रित जिंक ब्लेड का
अयस्क जो होता है उसको 927 सेल्सियस पर वायु की उपस्थिति में परावर्तनीय भट्ठी में भर्जन किया जाता है, अर्थात वहां पे गर्म किया जाता है। इस अभिक्रिया में जिंक सल्फाइड जो होता है जिंक सल्फेट व जिंक ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है, जो कि यहाँ पे अगर हम बात करें तो इसकी रिएक्शंस भी यहाँ पे आप देख सकते हैं। इस रिएक्शंस में क्या होता है, जब यहाँ पे आप रिएक्शन कराते हैं, जैसे कि यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे जब जिंक को हम क्या करते हैं ऑक्सीजन की उपस्थिति में रिएक्शन करवाते हैं, तो यहाँ पे आप देखेंगे जिंक जो सल्फाइड होता है वो ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन करके जिंक ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड गैस बनाता है, जो कि ऊपर उड़ जाती है। फिर से जिंक सल्फाइड ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके जिंक सल्फेट बनाता है और जिंक सल्फेट पुनः टूट जाता है और यहाँ पे आपका जिंक ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन गैस बाहर निकल जाती है। इस प्रकार से आप जिंक को सल्फाइड से आप बहुत ही आसानी से जिंक ऑक्साइड बना सकते हैं और जिंक ऑक्साइड से जिंक को प्राप्त करना काफी आसान होता है। वहीं पे नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करेंगे, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कापर ग्लास अयस्क से किस प्रकार तांबा विलगित किया जाता है, अर्थात तो कापर ग्लास जो होता है उससे कैसे आप जो है प्राप्त कर सकते हैं कापर को। तो यहाँ पे बात किया जाए तो कापर ग्लास जो कि Cu2S फार्मूला होता है को अगर वायु में गर्म करते हैं तो आंशिक रूप से ऑक्सीकृत होता है तथा ऑक्सीकृत उत्पाद शेष कापर ग्लास से क्रिया करके कापर धातु देते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पे ये चीज हो जाती है। इसी को यहाँ पे हम थोड़ा सा इसकी अगर रिएक्शंस पे बात करें किस टाइप की रिएक्शंस होती है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं रिएक्शंस में इसमें आपको देखने को मिल जाएगा कि जब कापर सल्फाइड अर्थात Cu2S को अगर ऑक्सीजन की उपस्थिति में रिएक्ट कराया जाता है तो यहाँ पे कापर ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड बनता है, जबकि कापर ऑक्साइड पुनः रिएक्शन करता है आपका कापर सल्फाइड के साथ में, तो यहाँ पे सल्फर डाइऑक्साइड और कापर यहाँ पे आपका बन जाता है। इस प्रकार से आप कापर ग्लास से बहुत ही आसानी से कापर को प्राप्त कर सकते हैं, जिसकी यहाँ पे आपको रासायनिक समीकरण भी देखने को मिल जाती है। वहीं पे अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं, जिस क्वेश्चन में कहा गया कि आघात वर्धता तथा तन्यता को समझाते हुए लिखिए कि यह किस प्रकार तत्वों का गुण है, जो कि 1924 के अंदर पूछा जा चुका है, जिसमें कहा गया कि आघात वर्धता क्या होती है और तन्यता क्या होती है। इस पे आपको यहाँ पे टिप्पणी लिखना होगा। तो यहाँ पे बात करें आघात वर्धता, तो धातुओं का वह गुण जो उन्हें पीटे जाने पर, यहाँ पे पीटना है तो पीटे जाने पर बिना तोड़े पतली चादर में परिवर्तित होने की क्षमता प्रदान करता है, आघात वर्धता कहलाते हैं। यहाँ पे पीछे नहीं लिखा है, यहाँ पे पीटे लिखा है, आपको याद रखना है पीटे जाने पर। ठीक, पीटे जाने पर था उनको जब हथौड़े से इस प्रकार से पीटा जाता है तो बिना टूटे बहुत ही पतली चादरों के रूप में परिवर्तित हो जाती है। इसी गुण को हम आघात वर्धता कहते हैं। आघात वर्धता धातुओं का एक विशिष्ट भौतिक गुणधर्म होता है, जैसे कि सोना है, चांदी है, सर्वाधिक आघात वर्धित धातु है। सोना और चांदी की बहुत ही पतली पतली लेयर बनाई जा सकती है, इनके अंदर ये गुण सबसे ज्यादा पाया जाता है। वहीं पर बात करें तो एल्यूमिनियम तथा कापर भी उच्च आघात वर्धित धातुएं हैं। बिस्कुट, चॉकलेट, दवाइयां, सिगरेट आदि की पैकिंग में एल्यूमिनियम पात्रकों का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि आपने देखा होगा जो एल्यूमिनियम फॉइल होती है वो एल्यूमिनियम की बहुत ही पतली लेयर से बनाई जाती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एल्यूमिनियम की इतनी पतली लेयर बनाई जा सकती है क्योंकि एल्यूमिनियम के अंदर आघात वर्धनता का गुण पाया जाता है, जिसको हम क्या मिठाई के ऊपर लगाते हैं, या आपने देखा होगा खाना पैक करने में किया जाता है, और भी बहुत सारे कार्यों में एल्यूमिनियम फॉइल का यूज किया जाता है। अब इसमें हम बात करते हैं तन्यता क्या होती है, तो वे धातुएं जिनसे अत्यंत पतले तार खींचे जा सकते हैं तन्य कहलाते हैं तथा इस गुणधर्म को तन्यता कहते हैं। जैसे कि धातुओं में अन्य गुण भी होते हैं, जैसे कि सोना सबसे ज्यादा तन्य होता है, अर्थात सोना के अंदर ये सबसे ज्यादा गुण पाया जाता है कि उसके बहुत ही पतले वायर खींचे जा सकते हैं। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं, जो कि यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया ऑब्जेक्टिव के अंदर कि आघात वर्धनता प्रदर्शित करता है, तो कौन इसमें प्रदर्शित करता है। तो यहाँ पे देखो सल्फर तो करता नहीं है, आयोडीन वो भी नहीं करता है, सल्फर वो भी नहीं करता, तो यहाँ पे आपका केवल क्या करता है, तांबा करता है। तो यहाँ पे ये ऑप्शन आपके गलत हो जाएंगे, जो कि 18 के अंदर क्वेश्चन रिपीट हो चुका था। अब इसके बाद क्वेश्चन पूछा गया है कि यहाँ पे ठंडे डाइडस करके ठंडे तनअम्ल से हाइड्रोजन गैस बनाता है, कौन बनाता है। तो हम जानते हैं जब ठंडे अम्ल में, अर्थात जैसे कि तन अम्ल कोई भी आपका जैसे हाइड्रोजन है, जैसे H2SO4 में जब हम जिंक को डालते हैं तो वहां पे हाइड्रोजन गैस निकलती है, तो कौन रिएक्शन करता है, जिंक आपका करता है। जैसे कि हमने बहुत सारे रिएक्शन पढ़ा था H2, जब SO4 को अगर आप जिंक के साथ में रिएक्ट कराते हैं तो यहाँ पे आपको देखो प्राप्त क्या हो जाता है, ZnSO4 से यहाँ पे आपको क्या है, H2 गैस बन जाती है और यहाँ पे ZnSO4 बन जाता है। इस प्रकार से यहाँ पे ये रिएक्शन आपकी हो जाती है। तो इस प्रकार से आपका यहाँ पे ऑप्शन सी वाला करेक्ट हो जाएगा। वहीं पे नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया कि कौन सी धातु ठंडे जल के साथ अभिक्रिया कर लेती है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु साधारण ताप पर जल से अभिक्रिया करती है। फिर से क्वेश्चन पूछा गया, तो यहाँ पे आप देखेंगे
देखेंगे सोडियम कैल्शियम जो होते हैं आपके ठंडे जल के साथ भी अपक्रिया कर लेते हैं। वहीं पे बात करते हैं, क्वेश्चन पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु ठंडे जल में अपक्रिया करके हाइड्रोजन गैस देती है। यहाँ पे रिपीटेड क्वेश्चन है 2018, 23 और 24 के अंदर पूछा जा चुका है, जिसमें से अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपका ऑप्शन जो हो जाएगा ठंडे पानी के साथ में आप देखेंगे पोटेशियम जो है रिएक्शन करके यहाँ पे हाइड्रोजन गैस प्राप्त करा देता है। अब हम यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं, जो कि पूछा गया है कि निम्न में कौन सा युगल विस्थापन अभिक्रिया प्रदर्शित करता है। कौन सा, जैसे कि सोडियम क्लोराइड है, मैग्नीशियम क्लोराइड है, फेरस सल्फेट है, AgNO3 अर्थात सिल्वर नाइट्रेट है। तो यहाँ पे सिल्वर नाइट्रेट जो होता है वो आपकी युगल प्रतिस्थापन अभिक्रिया को प्रदर्शित करता है। वहीं पे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि एल्युमिनियम की सतह पर ऑक्सीजन परत बनना कहलाता है, क्या कहलाता है? एनोडिंग कहलाता है, कैटिनेशन कहलाता है, बेसैमिडीकरण कहलाता है, या इनमें से कोई नहीं। तो ये तो ऑप्शन हो जाएगा गलत, ये भी गलत हो जाएगा, ये भी गलत। यहाँ पे एनोडीकरण कहलाता है। वहीं पे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि तत्व ABCD के मानक को अपचयन विभव क्रमशः 0 अर्थात प्लस 0.6 है, फिर माइनस का 0.35 है, माइनस का 1.50 है, माइनस का 2.71 है वोल्ट है। सबसे अधिक क्रियाशील तत्व होगा, कौन सा सबसे अधिक क्रियाशील तत्व होगा? तो यहाँ पे देखो, जिसका विभव जैसा होगा उसी के हिसाब से वो क्रियाशील होगा। तो यहाँ पे डी में अगर बात करें तो इसका सबसे क्या है, कम है विभव। जितना जिसका कम होगा उतना ही ज्यादा वो क्रियाशील होगा, इसलिए यहाँ पे आपका डी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। वहीं पे हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं, जो कि क्वेश्चन कहा गया कि फफोलेदार तांबे में कापर की प्रतिशतता कितनी होती है। तो हम जानते हैं कि 98 जो होता है कापर आपका यहाँ पे परसेंट पाया जाता है फफोलेदार कापर के अंदर। इसका यहाँ पे और क्वेश्चन है कि फफोलेदार कापर है कैसा है, शुद्ध है, कापर का अयस्क है, कापर का मिश्र धातु है, कापर जिसमें 2% की अशुद्धियां पाई जाती है। तो ये क्वेश्चन अभी हमने देखा था 98% पाया जाता है, तो इसलिए 2% की अशुद्धियां यहाँ पे हो जाएंगी। अब इसके बाद यहाँ पे अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं, जो कि यहाँ पे दिया गया है मैट में मुख्यतः होता है। मैट में क्या होता है? तो आपके यहाँ पे कापर सल्फाइड भी पाया जाता है, फिर आयरन सल्फाइड भी पाया जाता है। तो इसमें ये देखा जाए तो यहाँ पे ये आपका सी वाला जो है ज्यादा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, और ये आपके ऑप्शन यहाँ पे इनकरेक्ट हो जाएंगे। और याद रखना है जो कि 2015, 17 और 24 के अंदर रिपीट क्वेश्चन किया जा चुका है। इसका यहाँ पे फिर क्वेश्चन पूछा गया कि ताम्र ग्लास का रासायनिक सूत्र होता है। ताम्र ग्लास को हम क्या कहते हैं? Cu2S कहते हैं। तो इसका ये फार्मूला हो जाता है, इसलिए क्वेश्चन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद फिर यहाँ पे पूछा गया कि परावर्तनी भट्टी का उपयोग होता है। परावर्तनी भट्टी का क्या उपयोग होता है? देखो, प्रगलन में किया जाता है, निस्तापन में किया जाता है, बेसबरीकरण में किया जाता है, अतिशीतलतन में किया जाता है। किस में किया जाता है? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो हम इसको निस्तापन में करते हैं परावर्तनी भट्टी, और इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो डिटेल से बना दिया कि परावर्तनी भट्टी क्या होती है, बेसमरीकरण क्या होता है, प्रगलन क्या होता है। अगर अभी तक आपने वीडियो नहीं देखा तो आप एक बार जाके अवश्य वीडियो देख ले। अब इसका थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पे क्वेश्चन है कि कार्बन और टाइस को सीमित वायु में उच्च ताप तक गर्म करके ऑक्साइड प्राप्त करने की क्रिया क्या कहलाती है? तो ये आपकी अभिक्रिया जो होती है निस्तापन कहलाती है। इसका फिर यहाँ पे और क्वेश्चन हमने आज नहीं लिए हैं, अगले वीडियो में कुछ और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे बात करेंगे, जो कि आपके प्रीवियस ईयर के अंदर क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। तो आज के वीडियो में रखते हैं, अगले वीडियो मिलेंगे, जब तक के लिए धन्यवाद।